हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पर करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करने चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए और उसके बगल में जगह बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए, ठीक है। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्लास का जो समय है, जीके जिसकी क्लास सुबह 10 बजे आप सबको डेली देखने को मिल जाती है। रीजनिंग की जो क्लास आपको दोपहर को 2 बजे देखने को मिल जाती है। और अब आज से है जो आपकी कला वर्ग की क्लास शाम को 4 बजे कर दी गई है। तो इस टाइम पर आपको जो है कला वर्ग की क्लास डेली बेसिस में मिलेगी। जो हिंदी की क्लास है शाम को 7 बजे की गई है, ठीक है। तो इतने टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना, ठीक है। बाकी सभी को पता है 10 फरवरी को जो आपका फॉर्म आने वाला है, तो इसके लिए आप सभी लोग रेडी रहिए। फॉर्म के लिए जो भी डॉक्यूमेंट है आप अपना करके रखिए। इतने बजे आप अपने फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, ठीक है। और बाकी अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करना होगा। परीक्षा की शिक्षा का टेलीग्राम का चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, फटाफट जो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, अपना पीडीएफ जो उसको डाउनलोड करेंगे। और जो अपना यहाँ पे क्लास का टाइम होता है डेली बेसिस, आपको जो क्लास का अपडेट डेली बेसिस पे दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती, ठीक है। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करनी है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक मिलेगा। फटाफट जाके टेलीग्राम चैनल से और इंस्टाग्राम से जुड़े जाइए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे और बताते हुए चलेंगे सही सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। चलिए देखते हैं क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 51 से जो आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। क्या दिया गया? कुछ बात प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग के व्यापक रूप से संकेंद्रित होने का क्या कारण बताइए। कुजबास प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग के व्यापक रूप से संकेंद्रित होने का क्या कारण है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कोयला की उपलब्धता। जो आपका बीएला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। कुजबास प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग के व्यापक रूप से संकेंद्रित होने का कारण आपका है कोयले की उपलब्धता। जो आपका दिया गया बीएला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 52 नंबर पर बताएंगे राइट आंसर। प्रथमतः सौरमंडल के बारे में विश्व के सक्षम जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को? बताइए। प्रथमतः सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को दिया जाता है? बताइए। सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय सबसे पहले किसको दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर साथियों आपका कॉपरनिकस को। जो आपका बीएल विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 53 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर का। पूछा गया आपका भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय है निम्न में से किस विद्वान को जाता है? बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय है साथियों निम्न में से किस विद्वान को है साथियों? इसका राइट आंसर क्या होता है? आपका राइट आंसर साथियों हिकैटियस को। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। भूगोल का एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय दिया जाता है हिकैटियस को दिया जाता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 54 नंबर पर बताएंगे राइट आंसर का। भूमध्य सागरीय जलवायु निम्न में से किस फसल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए। भूमध्य सागरीय जलवायु निम्न में से किस फसल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आपका राइट आंसर हो साथियों फल के लिए। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर को। भूमध्य सागरीय जलवायु आपका जो है फल की फसल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, इतने याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 55 नंबर पे। ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार पर मिलने वाली वनस्पतियों पर निम्न में से किस कारक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? बताइए। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार पर मिलने वाली वनस्पतियों पर निम्न में से किस कारक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका वर्षा का। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। आपका 56 नंबर पर उत्तर देंगे राइट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति जो है प्राप्त की थी? बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए जो है कब वीर गति को प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका यहाँ पे 1799 ईस्वी में, ठीक है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका 57 नंबर पे। ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका क्या दिया गया है? 57 नंबर है। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई है? बताइए। बुद्ध में वैराग्य ठीक है। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे बूढ़ा रोधी मृतक
और सन्यासी की वजह से जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसका में बूढ़ा, रोगी, मृतक, सन्यासी, ये जो है बुद्ध में वैराग्य भावना इन चार दृश्यों के कारण जो है बलवती हुई है, इतना याद रखें। ठीक है, क्लियर सभी को, बूढ़ा, रोगी, मृतक और सन्यासी। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखिए, आपका 58 नंबर बताएंगे राइट आंसर। सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिससे ने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया था, बताइए। सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कारुवाकी, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, कारुवाकी ने सम्राट अशोक को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था, इतने याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 59 नंबर पर उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। क्या देगा, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा, बताइए। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है, मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, कुषाण वंश है या कण्व वंश है, कौन सा है। तो सबसे प्राचीन अगर राजवंश की बात करें तो आपका मौर्य वंश हो जाएगा, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। सबसे प्राचीन राजवंश यहाँ पे आपका मौर्य राजवंश हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 60 पे उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, बताइए। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज की बात कर रहे हैं, कौन था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो जेम्स प्रिंसेप था। ठीक है, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ने वाला जो आपका आदमी था जेम्स प्रिंसेप था, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में कोई डाउट है। ठीक है, कोई भी डाउट होगा आप हमें बिंदास पूछिए नीचे कमेंट करके, या तो इंस्टाग्राम पे आके हमें आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी डाउट होगा तो। क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आपका 61 नंबर पर उत्तर देंगे राइट आंसर हो जाएगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना में भारत में खाद्यान्नों का औसत वार्षिक उत्पादन कितना हुआ था, बताइए। सातवीं पंचवर्षीय योजना में भारत में खाद्यान्नों का औसत वार्षिक उत्पादन कितना हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर साथियों 1550 लाख टन हुआ था, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, सातवीं पंचवर्षीय योजना में भारत के खाद्यान्नों का औसत वार्षिक उत्पादन हुआ था 1550 लाख टन। क्लियर सभी को इसके बारे में याद रखिएगा, पूछ सकता है आपसे। ठीक है, सातवीं पंचवर्षीय योजना में भारत में खाद्यान्नों का औसत वार्षिक उत्पादन कितना हुआ था, तो 1550 लाख टन हुआ था। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 62 नंबर पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। पांचवी आर्थिक जनगणना के अनुसार भारत में औद्योगिक इकाइयों की सर्वाधिक संख्या निम्न में से किस राज्य में, बताइए। पांचवी आर्थिक जनगणना के अनुसार भारत में औद्योगिक इकाइयों की सर्वाधिक संख्या निम्न में से किस राज्य में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपकी गुजरात राज्य में नहीं है, आपकी तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, पांचवी आर्थिक जनगणना के अनुसार भारत में औद्योगिक इकाइयों की सर्वाधिक संख्या जो आपकी तमिलनाडु राज्य में हो जाएगी। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। ठीक है, यहाँ तक सभी का क्लियर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 63 नंबर पर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर हो जाएगा। दिया गया आपका आदर्श उत्पादन की संकल्पना को किसने आर्थिक कल्याण का सूचक माना, बताइए। आदर्श उत्पादन की संकल्पना को किसने जो है आर्थिक कल्याण का सूचक माना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पीगू ने, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका। ठीक है, आदर्श उत्पादन की संकल्पना को जो है पीगू ने आर्थिक कल्याण का सूचक माना, इतना याद रखिएगा। ठीक है, किसने, तो पीगू ने। ठीक है, आदर्श उत्पादन की संकल्पना को, ठीक है, आदर्श उत्पादन की संकल्पना को किसने आर्थिक कल्याण का सूचक माना है, तो पीगू ने। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में, क्लियर है ना। ठीक है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखें आपका 64 नंबर प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या दिया गया है, पहले देखिए। ठीक है, दिया क्या गया आपका, आंकड़ों को प्रतीक चित्र द्वारा प्रस्तुत करने की विधि विकसित की थी किसने, बताइए। आंकड़ों को प्रतीक, ठीक है, आंकड़ों को जो है प्रतीक चित्र द्वारा प्रस्तुत करने की विधि किसने प्रस्तुत की थी। समझ में आया क्वेश्चन ना। आंकड़ों यानी कि जो आपके आंकड़े होते हैं उनको जो है जो आपका डायग्राम होता है उसके द्वारा प्रस्तुत करने की विधि सबसे पहले किसने विकसित की थी, तो आपका राइट आंसर साथियों ऑटो नर्थ ने। ठीक है, क्या है कि डायग्राम से हमको ज्यादा याद रहता है कोई भी चीज, ठीक है, डायग्राम से हमको कोई भी चीज जो है ज्यादा याद रहता है, इसके वजह से तो इसका विकास सबसे ज्यादा किसने किया था, तो ऑटो नर्थ ने किया था, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। आंकड़ों को प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करने की विकसित विधि जो है सबसे पहले विकसित की थी आपकी ऑटो नर्थ ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 65 नंबर है, अग्रिम कर किन किन महीनों में देय होता है, बताइए। अग्रिम कर जो है किन किन महीनों में देय होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे फरवरी, जून और अक्टूबर में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अग्रिम कर जो है फरवरी, जून और अक्टूबर के महीने में देय होता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, क्लियर है ना।
ठीक है, क्लियर है। तब ये अगला प्रश्न भी देख लेते हैं इसी के साथ। आपका क्या देगा, 66 नंबर है। ठीक है, क्या देगा, सहयोगी वे समूह है। ठीक है, सहयोगी वे समूह है जो एक ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं जिसको सभी चाहते हैं। निम्न में से यह कथन किसका, बताइए। सहयोगी वे समूह है जो एक ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं जिसको सभी चाहते हैं। निम्न में से यह जो कथन है साथियों किसका है, तो यह कथन जो आपका ग्रीन का है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसका में सहयोगी वे समूह है जो एक ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं जिसको सभी चाहते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को याद में। तो यह जो कथन है साथियों आपका ग्रीन का था। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 67 नंबर पे, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। आगे विवाह और परिवार नामक पुस्तक के लेखक कौन, बताइए। विवाह और परिवार नामक पुस्तक के लेखक की बात करें साथियों कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे विवाह और परिवार नामक पुस्तक के लेखक आपके कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपके के.एम. कपाड़िया हैं। ठीक है, के.एम. कपाड़िया विवाह और परिवार नामक पुस्तक के लेखक आपके के.एम. कपाड़िया हैं। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, क्लियर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 68 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। परिवर्तन की प्रक्रिया जिसमें प्रभु संस्कृति पहले विभक्त होती है फिर अपनी खोई अविभाज्यता को प्राप्त करने के लिए प्रतिक्रिया करती है, क्या कही जाती है, बताइए। परिवर्तन की प्रक्रिया जिसमें प्रभु संस्कृति पहले विभक्त होती है फिर अपनी खोई अविभाज्यता को प्राप्त करने के लिए प्रतिक्रिया करती है, क्या कही जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये आपकी प्रतिसंस्कृतिकरण कहलाती है। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। परिवर्तन की प्रक्रिया जिसमें प्रभु संस्कृति पहले विभक्त होती है फिर अपनी खोई अविभाज्यता को प्राप्त करने के लिए प्रतिक्रिया करती है, क्या कही जाती है, तो संस्कृतिकरण कहलाती है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 69 नंबर, 69 नंबर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिया गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है संस्कृति के संबंधित है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है संस्कृति से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे संस्कृति से संबंधित कथन आपका अनुवांशिक गुणों की समग्रता। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, अनुवांशिक गुणों की समग्रता जो है संस्कृति से संबंधित है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अनुवांशिक गुणों की समग्रता जो है संस्कृति से संबंधित आपका कथन हो जाएगा। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। कोई डाउट है, डाउट होगा तो आप हमें देखिए बिंदास जो है कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर पर, उत्तर देंगे राइट आंसर का। जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है और संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात स्थिर रहता है तो इसे क्या कहते हैं, बताइए। जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है और संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात स्थिर रहता है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे जो है आपका कहा जाता है नगरीय वृद्धि। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है और संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात स्थिर रहता है तो इसे जो आपका नगरीय वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, नगरीय वृद्धि कहा जाता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 71 नंबर बताएंगे राइट आंसर का। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या, बताइए। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, तो देखिए वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता या परिभाषा किसने दी, बताइए। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता। यह परिभाषा जो है किसकी है, तो यह परिभाषा जो है आपकी हो जाएगी साथियों लाइडेल की। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। कल आवर की क्लास अभी आपसे को जो है कैसी लग रही है आप लोग हमें कमेंट करके बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या है कि इससे हमारा जो मोटिवेशन है और भी अच्छा लगता है, जो आप हमारी मेहनत को क्या बोलते हैं प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब और बताते हैं। ठीक है, वास्तविक मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ होता है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता की परिभाषा जो है लेडल ने दी थी। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 72 नंबर उत्तर देंगे आर्टिस्ट का। क्या देगा, निम्न में से कौन सी छात्रों को प्रेरित करने वाली विधि, बताइए। निम्न में से कौन सी छात्रों को प्रेरित करने वाली विधि होती है, प्रशंसा, दंड, डांटना या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए छात्रों को प्रेरित करने वाली विधि यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे प्रशंसा। ठीक है, प्रशंसा छात्रों की करेंगे तो क्या होगा, और भी प्रेरित होंगे। जैसे आप हमारी प्रशंसा करेंगे तो हम अभी आपके लिए और अच्छी और बढ़िया से जो है क्लास लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
73 नंबर बताएंगे आइटम। शिक्षा शब्द का समानार्थी क्या है बताइए। शिक्षा शब्द का समानार्थी क्या होता है? तो देखिए शिक्षा शब्द का समानार्थी आपका यहाँ पे हो जाता है निर्देश का, विद्यालयीकरण का, प्रशिक्षण का, सभी का। तो जो आपका दिया गया उपरोक्त तो सभी आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। शिक्षा शब्द का समानार्थी शब्द हो जाएगा निर्देश का, विद्यालयीकरण का और प्रशिक्षण का। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 74 नंबर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। बौद्ध युग में शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालक का एक संस्कार होता था जिसे क्या कहते थे बताइए। बौद्ध युग में शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालक का एक संस्कार होता था, उसे क्या कहते थे? तो उसे जो है आपका कहा जाता था साथियों, यहाँ पे क्या कहा जाता था? तो उसे जो आपका प्रवज्या संस्करण कहा जाता था। ठीक है, प्रवज्या संस्करण जो आपका ये वाला विकल्प देगा 74 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। बौद्ध युग में शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालक का एक संस्कार होता था जिसे प्रवज्या संस्कार कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर पर उत्तर देंगे राइट आंसर। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे बताइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री आपके थे यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आजाद। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 76 नंबर पर उत्तर देंगे ऐसे कहा क्या दिएगा। उपराष्ट्रपति पद की अहर्ता के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है बताइए। उपराष्ट्रपति पद की अहर्ता के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा का सदस्य होता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, उपराष्ट्रपति पद की अहर्ता के संबंध में निम्न से कोई कथन सही नहीं है। तो राज्यसभा का जो है वह सदस्य हो ये आपका जरूरी नहीं होता। ठीक है, उपराष्ट्रपति पद की अहर्ता के लिए अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है कि वो राज्य का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य हो। ठीक है, बाकी वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, ये तो उसका होना अनिवार्य है, लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य ये जरूरी नहीं है। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखिए 77 पे बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लोकसभा। ठीक है, लोकसभा जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन होता है। तो जो आपका पहला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 78 पे उत्तर देंगे राइट आंसर का। निम्न में से कौन जो है लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है लगातार दूसरी बार जो है प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुआ था? तो आपका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए। लगातार दूसरी बार ना जवाहरलाल नेहरू भी, इंदिरा गांधी भी, अटल बिहारी वाजपेयी भी, तीनों हुए थे। तो उपयुक्त सभी आपके यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, तीनों के तीनों जो है लगातार 2 बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए थे, इतने याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला प्रश्न 79 नंबर पर उत्तर देंगे। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर है, आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देखकर बताएंगे। भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था बताइए। भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री जो है भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष होता है, इतना याद रखिए। ठीक है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता? तो हमारे प्रधानमंत्री जो होते हैं वही हमारे योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, इतने याद रखें। तो भारत के पहले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके वजह से जो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। तो आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी। अच्छे क्लास को लाइक करें, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट करके अपनी राय जो है क्लास के बारे में जरूर दीजिएगा। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। क्लास जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।